स्टार्टिंग में बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड। ये जो फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स को फटाफट से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो आर्ट ऑफ म्यूजिक है, इस आर्ट ऑफ म्यूजिक को अर्थ के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस किया? नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस किया। नारद मुनि इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ म्यूजिक टू अर्थ। और नारद मुनि ने ये बताया कि ये जो साउंड ऑफ होल यूनिवर्स है, ये जो पूरे यूनिवर्स की साउंड है, इसे क्या बुलाया जाता है? इसे नाद ब्रह्म बुलाया जाता है। बेहद सिंपल बट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो आर्ट ऑफ म्यूजिक है, इस आर्ट ऑफ म्यूजिक को अर्थ के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस किया? नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस किया। और नारद मुनि ने यह बताया कि ये जो साउंड ऑफ होल यूनिवर्स है, इसे क्या बुलाया जाता है? इसे नाद ब्रह्म बुलाया जाता है। बात अगर करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो एक 7 होल्ड फ्लूट को डिस्कवर किया गया है। ये जो 7 होल्ड फ्लूट है, इसको कहां पे डिस्कवर किया गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर किया गया है। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एक 7 होल वाली फ्लूट को डिस्कवर किया गया है। कहां से डिस्कवर किया गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्ता। और ये जो रावण हत्ता नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहां से डिस्कवर किया गया है? इसको हेल सिविलाइजेशन से डिस्कवर किया गया है। श्रीलंका के अंदर एक हेल सिविलाइजेशन हुआ, उस हेल सिविलाइजेशन से डिस्कवर किया गया है इस रावण हत्ता नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। म्यूजिक का जो लिटरेरी ट्रेस है, वो आज से लगभग 2000 साल पहले देखने को मिलता है, वैदिक एरा में देखने को मिलता है। वैदिक एरा में आज से लगभग 2000 साल पहले म्यूजिक का लिटरेरी ट्रेस देखने को मिलता है। वैदिक एरा के दौरान कई सारे टेक्स्ट लिखे गए और उन टेक्स्ट में वेरियस जगह पे वेरियस कॉन्टेक्स्ट में म्यूजिक के बारे में बातचीत की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक राग है खरहर प्रिया राग। ये जो खरहर प्रिया राग है, इसमें 7 नोट्स होते हैं। और ये जो खरहर प्रिया राग के 7 नोट्स हैं, इनको मेंशन किया गया है सामवेद के अंदर। सामवेद के अंदर खरहर प्रिया राग के 7 नोट्स को मेंशन किया गया है। ये जो म्यूजिक की साइंस होती है, साइंस ऑफ म्यूजिक, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको गंधर्व वेद बुलाया जाता है। या फिर ये कहें कि ये जो गंधर्व वेद है, इसके अंदर बात की गई है अबाउट द साइंस ऑफ म्यूजिक। और ये जो गंधर्व वेद है, ये सामवेद का एक उपवेद है। गंधर्व वेद इज द उपवेद ऑफ सामवेद। अच्छा, वीणा के कुछ पार्ट्स के बारे में बातचीत की गई है ऐतरेय उपनिषद के अंदर। ऐतरेय उपनिषद के अंदर वीणा के कुछ पार्ट्स को मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक जैमिनीय ब्राह्मणा है, और ये जो जैमिनीय ब्राह्मणा है, ये बात करता है डांस के बारे में, ये बात करता है म्यूजिक के बारे में। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि ये जो ओम साउंड है, ओम साउंड इज द सोर्स ऑफ ऑल राग्स एंड नोट्स। म्यूजिक के अंदर जितने भी राग होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, उनका सोर्स किसे बताया गया है? उनका सोर्स ओम को बताया गया है। एक बेहद इंपॉर्टेंट इंसान हुए पनिनी। पनिनी ने एक बेहद इंपॉर्टेंट किताब लिखी, अष्टधाई। पनिनी ने पहला प्रॉपर रेफरेंस दिया टू द आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिक। म्यूजिक कैसे बनाया जाए, उसका पहला प्रॉपर रेफरेंस किसने दिया? पनिनी ने दिया। और म्यूजिकल थ्योरी का पहला रेफरेंस, या फिर ये कहें कि म्यूजिकल थ्योरी के बारे में इन डिटेल डिस्कशन सबसे पहली बार कहां किया गया? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया। भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जिसको कंपाइल किया गया था बिटवीन 200 BC टू 200 AD, इस नाट्य शास्त्र में सबसे पहली बार इन डिटेल बात की गई, डिस्कशन किया गया अबाउट द म्यूजिकल थ्योरी। बेहद सिंपल से फैक्ट्स हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद कैसे होंगे। लेकिन बिलीव मी, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, इतने इजी फैक्ट्स हैं कि 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और फिर आप इनको कभी नहीं भूलोगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्ट ऑफ म्यूजिक को अर्थ के ऊपर किसने इंट्रोड्यूस किया? नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस किया। नारद मुनि ने यह भी बताया कि ये जो साउंड ऑफ होल यूनिवर्स है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको नाद ब्रह्म बुलाया जाता है। एक 7 होल्ड फ्लूट को डिस्कवर किया गया है। कहां से डिस्कवर किया गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर किया गया है। एक रावण हत्ता नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसको कहां से डिस्कवर किया गया है? इसको हेल सिविलाइजेशन से डिस्कवर किया गया है। म्यूजिक का जो लिटरेरी ट्रेस है, वो आज से लगभग 2000 साल पहले वैदिक एरा के दौरान देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राग है खरहर प्रिया राग। ये जो खरहर प्रिया राग के 7 नोट्स हैं,
उनको सामवेद के अंदर मेंशन किया गया है। ये जो गंधर्व वेद है, इट टॉक्स अबाउट द साइंस ऑफ म्यूजिक। वीणा के कुछ पार्ट्स को मेंशन किया गया है ऐथर्य उपनिषद के अंदर। जैमिनी ब्राह्मणा जो है वो बात करता है डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में। बताया गया है कि ओम इज द सोर्स ऑफ ऑल राग्स एंड नोट्स। पनिनी ने पहला प्रॉपर रेफरेंस दिया टू द आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिक। और म्यूजिकल थ्योरी का पहला रेफरेंस कहां पे देखने को मिलता है? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक के बारे में। देखो, ये जो इंडियन म्यूजिक है इसका इनिशियल फेज में डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई एट द रिलीजियस साइट्स। जो रिलीजियस साइट्स हुआ करती थी जैसे मंदिर वगैरह, वहां पे सबसे पहली बार इंडियन म्यूजिक के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। और ये जो रिलीजियस साइट्स के अंदर रिचुअलिस्टिक म्यूजिक गाया जाता था, इसके डेवलपमेंट की शुरुआत मेनली लेटर वैदिक पीरियड के दौरान हुई। और ये जो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक गाया जाता था, इस म्यूजिक को क्या बुलाया गया? इस म्यूजिक को संगम बुलाया गया। बेसिकली जो रिलीजियस साइट्स हुआ करती थी वहां पे वर्सेस को म्यूजिकल फॉर्म में गाया जाता था। और इन रिलीजियस साइट्स के ऊपर ये जो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक डेवलप हुआ, इसको क्या बुलाया गया? इसको संगम बुलाया गया। बेहद सिंपल एक चीज तो क्या कि इंडियन म्यूजिक के डेवलपमेंट की शुरुआत कहां पे हुई? रिलीजियस साइट्स के अंदर हुई। और ये जो रिलीजियस साइट्स हुआ करती थी, इनमें जो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक गाया जाता था, उस म्यूजिक को क्या बुलाया गया? उस म्यूजिक को संगम बुलाया गया। इसके अलावा एपिक्स के अंदर एक और म्यूजिक के टाइप के बारे में बात की जाती है। और ये जो दूसरा टाइप ऑफ म्यूजिक है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको जाति गान बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जाति गान बुलाया जाता है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये जो म्यूजिकोलॉजी है, ये जो म्यूजिकल थ्योरी की पहली डिटेल्ड बातचीत है, ये बातचीत सबसे पहली बार कहां की गई? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में की गई। सबसे पहली बार म्यूजिकोलॉजी के बारे में, म्यूजिकल थ्योरी के बारे में डिटेल में बातचीत, डिटेल में डिस्कशन कहां पे देखने को मिलता है? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। ये जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। ये जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें 22 कीज के बारे में बात की गई है, या फिर ये कहें कि 22 श्रुतिस के बारे में बातचीत की गई है। इन डिटेल इन 22 श्रुतिस के बारे में बातचीत की गई है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है दाती लाम। और ये जो दाती लाम नाम का टेक्स्ट है, इसने ये जो 22 श्रुतिस हैं, इनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया है। साथ में दाती लाम में यह भी लिखा गया है कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू सिर्फ यही जो 22 श्रुतिस की साउंड है वो निकाली जा सकती है, और कोई साउंड नहीं निकाली जा सकती है। 13th सेंचुरी में एक बड़े फेमस म्यूजिकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था सारंग देव। और सारंग देव ने म्यूजिक के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा जिसे बुलाया जाता है संगीत रत्नाकर। सारंग देव ने अपने इस संगीत रत्नाकर में एक तो ये जो 22 श्रुतिस हैं, इनके एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया। दूसरा, 264 राग्स के बारे में बातचीत की और 264 राग्स को डिफाइन किया। और तीसरा, म्यूजिक के अंदर जो माइक्रोटोन्स होती हैं, उन माइक्रोटोन्स को भी सारंग देव ने अपने इस संगीत रत्नाकर में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया। फिर इसके अलावा एक और इंसान हुए मटंगा। और मटंगा ने एक संस्कृत में टेक्स्ट लिखा जिसे बुलाया गया बृहदशी। ये जो बृहदशी है, इसको कब लिखा गया? इसको 6th से 8th सेंचुरी के बीच में लिखा गया। और इस बृहदशी नाम के टेक्स्ट में ये जो शब्द है राग, इस शब्द को बहुत प्रॉपरली डिफाइन किया गया। देखो, ये जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत की इंपॉर्टेंस 2 लेवल्स पे है। एक तो इंडियन म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में क्या काम किस तरीके से किया गया है,
उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कई सारे टेक्स्ट दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा है, ये भी कभी कभार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो साथ के साथ इसको भी दिमाग में बिठाओ, जैसे बृहदशी है, इसको किसने लिखा है, इसको मटंगा ने लिखा है। या ये जो संगीत रत्नाकर है, इसको किसने लिखा है, इसको सारंग देव ने लिखा है। या फिर ये जो नाट्य शास्त्र है, ये किसने लिखा है, ये भारत मुनि ने लिखा है। इसके अलावा एक और इंसान हुए रमत्या। ये जो रामत्या हैं, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा, स्वर मेला काल निधि। स्वर मेला काल निधि में ये जो रमत्या हैं, इन्होंने बात की राग के बारे में। ये जो इंडियन म्यूजिक के राग होते हैं उनसे प्राइमरीली डील करता है ये स्वर मेला काल निधि नाम का टेक्स्ट। इसके अलावा एक चतुर्दंड प्रकाशिका, चतुर्दंड प्रकाशिका, इसको लिखा गया 17th सेंचुरी में। और किसने लिखा, वेंकटा माखी ने लिखा। ये जो चतुर्दंड प्रकाशिका है, ये बात करता है अबाउट कार्नेटिक म्यूजिकोलॉजी। कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में बात करता है ये चतुर्दंड प्रकाशिका। बेहद सिंपल, देखो टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को दोबारा से देख लेते हैं, इस पूरी बातचीत को दोबारा से देख लेते हैं। एक तो ये जो इंडियन म्यूजिक है, इसके डेवलपमेंट की शुरुआत हुई एट रिलीजियस साइट्स। और रिलीजियस साइट्स के अंदर ये जो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक गाया जाता था, इसको क्या बुलाया गया, इसको संगम बुलाया गया। क्या बुलाया गया, संगम बुलाया गया। म्यूजिकोलॉजी के बारे में जो पहला डिटेल्ड डिस्कशन देखने को मिलता है, जो पहली डिटेल्ड बातचीत देखने को मिलती है, वो कहां देखने को मिलती है, वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। ये जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसमें बात की गई है 22 श्रुतिस के बारे में। एक और टेक्स्ट है दातिलाम। ये जो दातिलाम नाम का टेक्स्ट है, ये सपोर्ट करता है दिस एग्जिस्टेंस ऑफ 22 श्रुतिस को। फिर 13th सेंचुरी में सारंग देव ने एक और टेक्स्ट लिखा, संगीत रत्नाकर। और ये जो संगीत रत्नाकर है, इसमें 264 राग्स के बारे में बातचीत की गई है, माइक्रोटोन्स के बारे में बातचीत की गई है। फिर संस्कृत का एक टेक्स्ट है बृहदशी, जिसको लिखा है मटंगा ने। और बृहदशी के अंदर ये जो शब्द है राग, इस राग को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। 16th सेंचुरी में रामत्या ने एक और टेक्स्ट लिखा, स्वर मेला कालनिधि। और ये जो स्वर मेला कालनिधि है, ये प्राइमरीली राग के बारे में बातचीत करता है। फिर एक और टेक्स्ट है चतुर्दंड प्रकाशिका। ये जो चतुर्दंड प्रकाशिका है, ये बात करता है कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। ये जितने भी टेक्स्ट हैं, ये टेक्स्ट आपको याद होने चाहिए, किसने लिखे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स में भी काम आ जाते हैं और मेंस में भी काम आ जाते हैं। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये जितनी भी बातचीत हमने की है, ये 4-5 लाइन में समअप की जा सकती है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। अच्छा, गुरुकुल के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, होपफुली आप सबको पता होगा। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो शिष्य होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो गुरुकुल में, वो आश्रम में जाया करते थे। और जो उनका मास्टर होता था, जो उनका गुरु होता था, जो उनका टीचर होता था, वो इन स्टूडेंट्स को आर्ट ऑफ म्यूजिक या जिस भी चीज से रिलेटेड वो शिक्षा लेने के लिए जाते थे, वो सिखाता था। तो गुरुकुल्स के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो हमारा म्यूजिक की टोनैलिटी है, ये जो हमारा म्यूजिक का टाइप है, इसमें चेंज देखने को मिलेगा तब जब इस्लामिक रूलर्स हमारे कंट्री में आएंगे। जब इस्लामिक रूलर्स हमारे कंट्री में आए, तो वो अपने साथ में इस्लामिक एलिमेंट्स लेकर आए, वो अपने साथ में पर्शियन एलिमेंट्स लेकर आए। और ये जो पर्शियन एलिमेंट्स थे, इनका इंपैक्ट, इनका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट हर एक चीज के ऊपर देखने को मिलता है। म्यूजिक के ऊपर भी ये जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्शियन एलिमेंट्स के आने से पहले तक जो हमारे यहाँ पे डिवोशनल सिंगिंग, जो हमारे यहाँ पे भक्ति के गाने गाए जाते थे, उनको ध्रुवपद स्टाइल में गाया जाता था। किस स्टाइल में गाया जाता था, ध्रुवपद स्टाइल में गाया जाता था। लेकिन जब पर्शियन एलिमेंट्स का अराइवल होगा, जब म्यूजिक के ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो ये जो ध्रुवपद स्टाइल है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू ध्रुवपद स्टाइल। देखो दोनों स्टाइल्स में डिफरेंस है, लेकिन नाम लगभग सेम तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। पहले जो डिवोशनल सिंगिंग का स्टाइल चलता था, उसे बोलते थे ध्रुवपद। लेकिन 15th सेंचुरी में आफ्टर द अराइवल ऑफ पर्शियन एलिमेंट्स, ये जो डिवोशनल सिंगिंग है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू ध्रुवपद स्टाइल। 17th सेंचुरी में हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक नया फॉर्म इमर्ज हुआ। 17th सेंचुरी में हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक नया फॉर्म इमर्ज हुआ। और ये जो नया फॉर्म इमर्ज हुआ, इसे क्या बुलाया गया, इसे ख्याल स्टाइल बुलाया गया। क्या बुलाया गया,
इसे ख्याल स्टाइल बुलाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद द अराइवल ऑफ इस्लामिक रूलर्स ये जो हमारा म्यूजिक है इसके ऊपर पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो पर्शियन एलिमेंट्स के आने से पहले तक जो डिवोशनल सिंगिंग का स्टाइल हुआ करता था वो हुआ करता था ध्रुवपद स्टाइल, लेकिन पर्शियन एलिमेंट्स के आने के बाद ये जो ध्रुवपद स्टाइल है ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू ध्रुवपद स्टाइल। और 17th सेंचुरी में हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक नया फॉर्म इवॉल्व हुआ जिसे क्या बुलाया जाता है, जिसे बुलाया जाता है ख्याल स्टाइल। इसके अलावा एक टर्म है गंधर्व्स। गंधर्व्स का मतलब क्या होता है, सेलेस्टियल म्यूजिशियंस कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सेलेस्टियल म्यूजिशियंस का मतलब डिवाइन म्यूजिशियंस। ये जो गंधर्व्स हुआ करते थे ये बेसिकली लॉर्ड इंद्र के हेवन में, लॉर्ड इंद्र के स्वर्ग में म्यूजिशियंस हुआ करते थे। तो लॉर्ड इंद्र के हेवन में जो म्यूजिशियंस, जो डिवाइन म्यूजिशियंस हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता है, उनको गंधर्व बुलाया जाता है। ये जो गंधर्व हुआ करते थे इनको वैदिक एरा का जो लिटरेचर है उसमें भी मेंशन किया गया है। और ये जो गंधर्व होते हैं इनके बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो साउथ एशिया की अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो टर्म है गंधर्व्स इसको भी दिमाग में रखना। दे वर बेसिकली डिवाइन म्यूजिशियंस ऑफ लॉर्ड इंद्रास हेवन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे गुरुकुल के एविडेंसेस के बारे में। ये जो गुरुकुल सिस्टम है इसकी कहानी क्या है, गुरुकुल को आश्रम भी बुलाया जाता है। और ये जो आश्रम होते थे इनमें गुरु शिष्य ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। गुरु शिष्य ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स आते थे और वो आश्रम में रहते थे और गुरु इन स्टूडेंट्स को, जो मास्टर होता था, जो टीचर होता था, वो इन शिष्यों को नॉलेज ट्रांसफर करता था और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज ट्रांसफर हुआ करती थी। तो ये जो गुरु शिष्य ट्रेडिशन है, ये जो गुरुकुल सिस्टम है, इसकी बेहद इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर में, हमारी हिस्ट्री में। आमतौर पर होता ये था कि ये जो स्टूडेंट होता था ये आश्रम में अपने गुरु के साथ में लगभग 12 साल तक रहता था। और 12 साल ये जो आश्रम है, इस आश्रम के अंदर इस स्टूडेंट को जो टीचर होता था, जो मास्टर होता था, जो गुरु होता था, वो ज्ञान देता था, वो नॉलेज देता था, वो वेरियस आर्ट्स सिखाया करता था। ये जो आश्रम हुआ करते थे इनके अंदर स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। और ये जो गुरुकुल सिस्टम होता था, ये जो आश्रम होते थे, इनको उस दौर के जो राजा हुआ करते थे, उस दौर के जो वेल्दी लोग हुआ करते थे, उनका सपोर्ट मिलता था। इनफैक्ट जो राजा के बच्चे हुआ करते थे वो भी इन्हीं आश्रम में जाते थे और पढ़ा करते थे। तो ये जो आश्रम हुआ करते थे, ये जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करता था कल्चरली भी। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो नॉलेज ट्रांसफर हुई है इसमें भी इस आश्रम का, इस गुरुकुल सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो गुरुकुल सिस्टम क्या होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। गंधर्व क्या होते हैं, दे वर बेसिकली सेलेस्टियल म्यूजिशियंस या डिवाइन म्यूजिशियंस ऑफ लॉर्ड इंद्रास हेवन। और इसके अलावा हमने बात की है बहुत सारे टेक्स्ट के बारे में। ये जो टेक्स्ट हैं वो किसने लिखे हैं, इनकी हल्की हल्की इंपॉर्टेंस क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक तौर पर याद रखना। और याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना और उन शॉर्ट नोट्स को 2-4 बार रिवाइज कर लेना। अपने आप ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। हालांकि फैक्ट्स हैं, डाउट कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।